हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिलेक्टिव्स। अपने इस चैनल पे हम क्या कर रहे हैं, 14th जेपीएससी जिसकी टेंटेटिव डेट क्या है, 8 मार्च है, 8 मार्च। ठीक, उसके लिए अभी ये टेंटेटिव डेट है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली क्या है कि एग्जाम इसी दिन होगा। ठीक, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने से पहले हम क्या कर रहे हैं, एक अर्ली स्टार्ट ले रहे हैं ताकि हमको एक जो है मेंटल एज रहे। अब नोटिफिकेशन आने पे क्या होता है कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, बहुत भयानक पैनिक क्रिएट होता है। ठीक, बहुत सारे एग्जाम पास करके और फेल करके मैंने ये सीखा कि एक बार नोटिफिकेशन आ गया ना, तो अब चीज़ें ऐसी लगती हैं कि एग्जाम आ गया, उसी दिन एग्जाम है, उसके अगले हफ्ते एग्जाम है, ऐसा फील होता है। तो क्या होता है, चीज़ें जो है अच्छे से हो नहीं पाती हैं। घबराहट में हम सब कुछ पढ़ने के चक्कर में लगता है कि ये भी नहीं पूरा, वो भी नहीं पूरा, और इस चक्कर में हम कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम पढ़ते हैं तो गलत चीज़ें पढ़ने लगते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए तो इतना यूनिवर्स ही पूरा पूरा भरा हुआ है। यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, इतने सारे चैनल हैं हर टॉपिक पे, तो समझ में नहीं आता ये चैनल देखें, वो चैनल देखें, ये मैगज़ीन देखें, क्या देखें। ठीक, उसमें सबसे कठिन काम होता है लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करना, वो होता है करंट अफेयर। करंट अफेयर इतना वास्ट है, मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि 80 से 90 हज़ार, 80 टू 90,000 करंट अफेयर्स हर साल इंडिया और झारखंड मिला के जनरेट होते हैं। अब या तो आप सारा पढ़ने बैठिए, मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि जो बच्चे सारा पढ़ सकते हैं वो मेरा वीडियो मत देखें। लेकिन जो चाहते हैं कि 80 से ये जो 90,000 करंट अफेयर्स हैं, वो 800 से 1000 करंट अफेयर में रिड्यूस हो जाएँ, और हम 15 जो करंट अफेयर्स आते हैं, 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के जेपीएससी के जीएस 1 में, उसमें हम 10 से 12 कर ले जाएँ। 800 से 1000 पढ़ के। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसी में से आएगा, लेकिन ये तो आप पढ़ नहीं सकते। ऑर्डिनरी बच्चा जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहा है, बहुत जीनियस बच्चा तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम देगा नहीं, बहुत जीनियस है तो भाई जाए कहीं, साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने। लेकिन जो एवरेज बच्चा है, वो चाहता है गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लाइफ सिक्योर हो जाए। उस टाइप के बच्चे 80 से 90 हज़ार सिर्फ़ करंट अफेयर तो पढ़ नहीं सकते, उसके अलावा और भी सारे पेपर हैं। तो वो रिड्यूस होके 800 से 1000 करंट अफेयर में रिड्यूस होकर के 10 से 12 घंटे की वीडियो में, यानी 15-16 वीडियो में खत्म हो जाए करंट अफेयर्स। तो अगर वो ये करना चाहते हैं तो मेरा वीडियो देखें। ठीक, हमारा ये टारगेट है कि 10 से 12 क्वेश्चन कर ले जाएँ, किए जा सकें। 15 क्वेश्चन करने का टारगेट हमारा नहीं है। 15 क्वेश्चन हो जाए तो वेल एंड गुड है, पर हम इसके लिए परेशान नहीं होंगे, बाकी सारी चीज़ें छोड़ नहीं देंगे। ठीक, तो ये 80 से 90 हज़ार करंट अफेयर को रिड्यूस करके 800 से 1000 करंट अफेयर्स करने की कोशिश की। बाकी जो स्लाइटली भी जो है इंपॉर्टेंट नहीं लगा है, वो छोड़ दिया गया है। आए तो आए, देखा जाएगा, लेकिन अब उसको पढ़ने का मेरा मानना है कि उसमें मूर्खता ही है। ठीक, एक क्वेश्चन आ गया तो फिर आप कहेंगे कि सर ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, आ गया तो क्या ही कर सकते हैं, एग्जामिनर है, उसका मूड है। हो सकता है कि 800 से 1000 में से एक भी ना है, मैं ये क्लेम नहीं करने जा रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि विज़डम इसी में है, विज़डम की बात कर रहा हूँ, बुद्धिमत्ता इसी में है कि कम टाइम में करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस ना किया है। क्वेश्चन आते हैं सफिशिएंट अमाउंट में, लेकिन 80 से 90 हज़ार करंट अफेयर आप नहीं पढ़ सकते हैं। और मेरे चैनल पे मैं आपको ये भी नहीं बोलता हूँ कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। एक भी बकवास नहीं होती है, कोई बूस्टिंग नहीं होती कि मैंने ये टॉप किया, वो टॉप किया। मेरा आप नाम भी शायद पहली बार देख रहा है, मेरी फ़ोटो भी शायद पहली बार देख रहा है। मैं कुछ भी ऐसी बकवास नहीं करता। ठीक? कि करप्शन है, कहीं जेपीएससी बिक गया है, कुछ नहीं, ये सब भी बात हम पूरे चैनल पे हमारे यहाँ नहीं होती है ये सब बातें। ठीक? फिर क्या होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाई हो रही है। ठीक? और वो भी ऐसा नहीं कि कुछ मैं जादूगरी कर रहा हूँ, कुछ पढ़ा रहा हूँ और कोई पढ़ा ही नहीं सकता, नहीं। सिंपल सा एक करंट अफेयर है, मैंने न्यूज़पेपर से कटिंग की, उसका स्लाइड बनाया और आपको बता दे रहा हूँ। ऐसा भी नहीं कि कोई मैं बहुत आपको रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूँ, कोई आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। सिंपल सी न्यूज़ है, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप सुन ले रहे हैं। मैं ये भी कह रहा हूँ कि नोट्स वगैरह भी कुछ लेके, कॉपी पेन लेके भी बैठने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 बार आपने वीडियो देख लिया, रिकॉल हो जाएगा एग्ज़ाम में। सिंपल सी ये बात है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालने का, करंट अफेयर्स पढ़ने का सबसे बढ़िया यही तरीका। नोट्स बनाने बैठेंगे तो बनाते रहिए, हर मैगज़ीन से काट-छाँट करते रहिए, याद कुछ भी नहीं होगा। पढ़ते वक़्त सब कुछ लगेगा कि अरे बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रही है, ये भी आ गया, वो भी आ गया। लेकिन करंट अफेयर इतना ज़्यादा वास्ट है ना, मैगज़ीन में क्या होता है, किसने फीता काटा, किसने कहाँ पे जो है छोटा-सा कमरे में उद्घाटन कर दिया, वो सब भी न्यूज़ रहता है, वो सब इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक? लेकिन आपको लगता है पढ़ते वक़्त ही अरे यार ये तो पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम में कुछ याद रहता नहीं। तो ज़्यादा और बकवास करते हुए हम बिना किए शुरू करते हैं। नेशनल इवेंट, चूँकि नेशनल इवेंट और इंटरनेशनल इवेंट ये थोड़े से बड़े हैं, इसमें मेरे ख्याल से 4 वीडियो इसमें लगेंगे और 2 वीडियो इसमें हो चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। 4 या 5 वीडियो टोटल लगेंगे, इसमें 3 वीडियो लगेंगे। उसके बाद से सारा टॉपिक एक-एक वीडियो 30 से 40 मिनट के वीडियो में खत्म हो जाएगा। 16 टॉपिक में हमने डिवाइड कर रखा है, ओके? तो आगे बढ़ते हैं आज का। इससे और एक थोड़ा-सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये थोड़ा-सा हमारा ₹99 का ये मिनिमम चार्ज हमने रखा है, बाकी सब कुछ यूट्यूब पे झारखंड पीसीएस के लिए फ्री है। ₹99 का एमसीक्यू, वो भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं खरीदेंगे तो जैसे बहुत ज़रूरी चीज़ है और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हमने क्या किया, ₹99 का एमसीक्यू, 15 एमसीक्यू, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। डिटेल्ड सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन ऐसा है कि वो आपने 15 एमसीक्यू लगा लिया और लगभग 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया और करंट अफेयर पढ़ लिया, कहानी खत्म। उसके अलावा हम अपने यूट्यूब पे ही जो 4 साल के पीवाईक्यूज़ हैं झारखंड पीसीएस के, वो भी कराएँगे। इतने में भी आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक?
तो इसलिए थोड़ा सा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि 99 रुपीज़ का मिनिमम चार्ज है, और ये आगे बढ़ करके ये करीब हमने 599 रुपीज़ का रखा हुआ है। लेकिन हम उन बच्चों को एक एडवांटेज देना चाहते हैं जो जल्दी शुरू कर रहे हैं, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना, उनके लिए उनको एक रिवॉर्ड, काइंड ऑफ रिवॉर्ड है ये, कि 99 रुपीज़ में ही 600 रुपये की चीज़ 99 रुपीज़ में उनको सेल कर रहे हैं। और 26 जनवरी के बाद से ये वापस 599 में, हमारा यही टारगेट है, 599 रुपीज़ में। और आप अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मैं एक बार और कहूँगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसको जो है परचेज करिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। पहला न्यूज़, सबसे इम्पोर्टेंट पहला हमारा न्यूज़ है कि इंडिया बिकेम द वर्ल्ड, इंडिया, एक जरा पेन ले लूँ मैं, ये इंडिया बिकेम द वर्ल्ड 6 लार्जेस्ट पेटेंट फाइलर विद ओवर 64,000 पेटेंट एप्लीकेशन। यानी कि इंडिया में पेटेंट फाइल करने में इंडिया जो है दुनिया में 6ठे नंबर का देश बन गया है। कितने पेटेंट फाइल हुए हैं? 64,000। आपको सिर्फ याद रखना है कि 6 लार्जेस्ट जो है पेटेंट फाइलर बन गया है इंडिया। ठीक, भारत में हिंदी में भी आपको बाइलिंगुअल है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। भारत 64,000 से अधिक पेटेंट आवेदनों के साथ दुनिया का सबसे छठा सबसे बड़ा देश बन गया जो पेटेंट फाइल करता है। पेटेंट किस लिए फाइल होता है आपको पता है? पेटेंट एक काइंड ऑफ क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। ठीक, पेटेंट क्या है? एक तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगर कहीं पेज खाली हो तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, एक सेकंड, पेज लेते हैं, एक पेज ऐड करते हैं। ओके, ये एक पेज लेते हैं। ठीक है, और आपको थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या चीज़ होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक। अब ये कई टाइप के होते हैं। एक होता है पेटेंट। ठीक, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? पेटेंट होता है। ठीक, ये 20 साल के लिए वैलिड होता है। 20 ईयर्स के लिए क्या होता है? वैलिड होता है। एक बार आपने पेटेंट फाइल कराया और पेटेंट अवार्ड हो गया, गवर्नमेंट ने आपको अवार्ड कर दिया, तो 20 साल के लिए वैलिड होता है। ये किस लिए होता है? ये किसी इन्वेंशन के लिए होता है, रियल इन्वेंशन के लिए होता है पेटेंट। ठीक, कोई इन्वेंशन किया, कोई मशीन बनाई, कोई ड्रग बनाया, तो उसको क्या मिलता है? ड्रग्स वगैरह के लिए भी क्या होता है? पेटेंट फाइल होता है। 20 साल के लिए वैलिड होता है। तो उससे क्या होता है कि अगर आपके पेटेंट का यूज़ करके वो डिवाइस कोई बना करके बेचता है तो उसको आप में भी हिस्सेदारी मिलेगी। ठीक, उसी ये क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। उसी तरीके से एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? ट्रेडमार्क होता है। जैसे आपने देखा होगा ना, डिटॉल का ट्रेडमार्क, ये इस तरीके का स्वॉर्ड का साइन होता है, तलवार का साइन होता है। तो ये किसी ने डिज़ाइन किया और उसको डिज़ाइन को क्या करा लिया? ट्रेडमार्क करा लिया। तो अब कोई कंपनी अगर इस जो है, ये जो स्वॉर्ड टाइप का चीज़ दिख रहा है ना आपको, अगर उसका यूज़ करती है तो उसको पैसा देना होगा। तो ट्रेडमार्क कितने साल के लिए वैलिड होता है? ट्रेडमार्क 10 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक, और हर 10 साल बाद ये रिन्यूएबल होता है। ठीक, 10 साल बाद आपको फिर से ट्रेडमार्क फाइल करके रिन्यूअल कराना होता है। ठीक, इससे ब्रांड प्रोटेक्शन वगैरह, लोगो प्रोटेक्शन, ये सब प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक, उसके अलावा क्या होता है? कॉपीराइट होता है। क्या होता है? कॉपीराइट, आपने नाम सुना होगा ना, ये मूवीज़ के लिए, म्यूज़िक के लिए। ठीक, तो ये कॉपीराइट होता है। कोई आपका म्यूज़िक यूज़ करता है, जैसे मान लिया इंस्टाग्राम बहुत सारे गाने वगैरह को यूज़ करता है, आप रील्स वगैरह बनाते हैं, तो कोई अगर गाना यूज़ करते हैं तो आपको तो पैसा नहीं देना पड़ता, लेकिन इंस्टाग्राम को, उस म्यूज़िक कंपनी को, उस सिंगर को, सबको क्या करना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी ने, उस म्यूजिशियन ने, उस सिंगर ने क्या करा रखा है? उसका कॉपीराइट ले रखा है। कॉपीराइट क्या होता है? ये किताब के लिए भी वैलिड होता है। कोई बुक है, मान लिया किसी ऑथर की किताब बिक रही है और कोई पब्लिशिंग एजेंसी है उसको पब्लिश करके प्रॉफिट ले रही है, तो उसमें ऑथर को भी क्या होता है? शेयर मिलता है। ये क्या होता है? ये कितने साल के लिए वैलिड होता है? ऑथर की पूरी लाइफ के लिए वैलिड होता है। ऑथर जितने साल जिंदा है उसके लिए वैलिड होता है। उसके बाद 60 साल, और उसके मरने के 60 साल बाद भी उनके रिलेटिव्स को ये पैसा मिलता रहता है इंडिया में। 60 साल, यानी जितने साल ऑथर जिंदा रहा उसके 60 साल बाद भी, प्लस उसके 60 साल बाद मिलता रहता है। उसी तरीके से एक होता है जीआई। क्या होता है? एक होता है जीआई, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक, इंडिकेटर एक्चुअली बोलते हैं। ठीक, ये क्या बताता है? ये बताता है कि अ, ये किसी रीजन के बारे में बताता है कि वो प्रोडक्ट उस रीजन का है, वो प्रोडक्ट उस रीजन का है। ठीक, जैसे दार्जिलिंग की चाय है। ठीक, तो आप हर चाय पे नहीं लिख सकते कि दार्जिलिंग की चाय है। जो दार्जिलिंग की चाय है उसी पे आपको लिखना होगा। तो इससे क्या होता है कि अब मान लिया कहीं लोकल चाय है, उस पे लिख दिया दार्जिलिंग की चाय, और उसको भी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जो रियल में दार्जिलिंग में चाय बना रहा है उसको उसी का हिस्सा वो कट रहा है। तो इसलिए क्या होता है कि ये एक ज्योग्राफी जीआई टैग लेकर के आप अपने उसको प्रोडक्ट को क्या कर लेते हैं? एक तरीके से सिक्योरिटी ले लेते हैं। ठीक, उसी तरीके से एक और होता है, उससे एक और होता है, मैं आपको और बता दूं। एक होता है मेरे ख्याल से इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। क्या होता है? इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। ठीक, कोई बिल्डिंग वगैरह का डिज़ाइन है, पैटर्न है, शेप है, अपीयरेंस है, तो वो क्या होता है? कोई और नहीं बना सकता। अगर आपने पहली बार बनाया है तो आपके अलावा अगर किसी दूसरे को यूज़ करना है तो क्या करना होगा? उसको पैसे देने होंगे। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा नहीं जानना, लेकिन चूंकि बहुत लोग बताते नहीं इसलिए मैंने इसको बता दिया। देखिए, थोड़ी वीडियो इसलिए लंबी हो जा रही है कि मैं सिर्फ न्यूज़ पढ़ नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो बियर विद मी, बने रहिए, आपको कोई फालतू बात नहीं सुनाई देगी आपको, बस
सिंपल सी न्यूज़ जो मैं जानता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आपको बता दिया जाए। ठीक, इंडिया वन द इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन अवार्ड 2025 फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी। सामाजिक न्याय के लिए इंडिया को कोई अवार्ड मिला है। ठीक, कोई अवार्ड मिला है, बस बहुत ध्यान नहीं रखने की जरूरत है। अगर लेकिन ऐसे ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन नहीं। इंडिया को ऐसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको आइडिया लगाना है कि क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इस करंट अफेयर से, इस न्यूज से क्वेश्चन बन क्या सकता है, उस हिसाब से आपको याद करना है। तो उससे यही बन सकता है कि इंडिया को सोशल, अब इसमें सोशल सिक्योरिटी तो लिखा ही है, तो अगर ये ऑप्शन आ जाए कि इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ने इंडिया को कौन सा अवार्ड दिया, और ऑप्शन दिया रहा है सोशल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, वाटर प्रोटेक्शन या वुमेन राइट्स, तो आप क्या लिखेंगे, सोशल सिक्योरिटी। ठीक, भारत ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी का अवार्ड 2025 जीता है। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल रहा है आपको। नीति आयोग रिलीज, अगला न्यूज क्या है, अगला न्यूज है नीति आयोग रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंक्लूसिव सोसाइटियल डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आता है कि इंक्लूसिव सोसाइटियल डेवलपमेंट नाम की रिपोर्ट, इंक्लूसिव सोसाइटियल डेवलपमेंट नाम की रिपोर्ट किसने जारी की है, तो नीति आयोग ने। इस तरीके का कोई भी रिपोर्ट हो आप जिसमें इंक्लूसिव लिखा हो, समावेशी लिखा हो और वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसा जो आइडियलिस्टिक बातें लिखी गई हो, वो मोस्ट प्रोबेबली कौन निकालता है, नीति आयोग। समझ रहे हैं ना, नीति आयोग इस तरीके की बातें। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कौन रिपोर्ट निकालता है, सोसाइटल डेवलपमेंट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक तरीके की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, अभी हमारे पास आ तो गई है लेकिन इसके ग्रोथ में भी अभी बहुत स्कोप है। मतलब अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने 1% से भी कम उस पर काम कर रही है। ठीक, तो ये फ्यूचर में ये बढ़ने की संभावना है। तो इस तरीके की फ्यूचरिस्टिक रिपोर्ट कौन निकालता है, नीति आयोग, याद रखना आपको। नीति आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। अब रिपोर्ट में क्या लिखा है, 50 पन्ने की रिपोर्ट है, 100 पन्ने की रिपोर्ट है, सब पढ़ने नहीं बैठना। अगला न्यूज, इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड इन हैदराबाद। सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम, बस ये याद रखना कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कोई म्यूजियम, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कोई म्यूजियम जो है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, हैदराबाद में किया गया है। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कोई म्यूजियम हैदराबाद में खोला गया है, बाकी नहीं, उस म्यूजियम को देखने नहीं जाना हमको, बस याद करना। ठीक, अगला न्यूज क्या है, अगला न्यूज है मध्य प्रदेश टॉप्ड कैटेगरी ए, मध्य प्रदेश टॉप्ड कैटेगरी ए, एक है कैटेगरी बी और एक है कैटेगरी सी। ठीक है, सिंपल सी न्यूज है, कोई अवार्ड मिला है, उस अवार्ड का क्या नाम है, अवार्ड नहीं है एक्चुअली, ये है स्टेट्स विद लार्ज मिनरल रिजर्व, स्टेट्स विद मीडियम मिनरल पोटेंशियल और स्टेट्स विद लिमिटेड मिनरल पोटेंशियल। तीन तरीके के कैटेगरी में राज्यों को बांटा गया है, लार्ज मिनरल कैटेगरी, मीडियम मिनरल कैटेगरी और लिमिटेड मिनरल कैटेगरी के राज्यों में बांटा गया। उसमें कैटेगरी ए लार्ज है, कैटेगरी बी मीडियम है और कैटेगरी सी क्या है, लिमिटेड है। उसमें कैटेगरी ए में यानी लार्ज वाले में किसने टॉप किया, मध्य प्रदेश में, ध्यान से देखिए। कैटेगरी ए क्या है, लार्ज मिनरल रिजर्व है, उसमें किसने टॉप किया है, एमपी ने टॉप किया। किस मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट निकाली है या जो है चीज निकाली है, वो निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ऑब्वियसली नाम से भी लग रहा है मिनरल्स है तो माइंस होगा। मीडियम मिनरल वाली कैटेगरी बी है, उसमें किसने टॉप किया है, उसमें टॉप किया गोवा ने। मीडियम वाले में किसने टॉप किया, गोवा में। और लिमिटेड वाले में किसने टॉप किया, पंजाब में। यानी कैटेगरी ए में किसने टॉप किया है, एमपी ने। कैटेगरी बी में किसने टॉप किया है, गोवा ने। और कैटेगरी सी में किसने टॉप किया, पंजाब में। यानी वो राज्य जिसमें बहुत लार्ज मिनरल रिजर्व है वो कौन है, एमपी। जिसमें मीडियम लेवल के मिनरल रिजर्व्स हैं वो है गोवा, और जिसमें लिमिटेड है, स्मॉल लेवल के मीडियम मिनरल रिजर्व्स हैं, रिसोर्सेज हैं, रिजर्व या रिसोर्सेज जो भी बोलिए, उसमें कौन है, पंजाब है। वही चीज़ हिंदी में, अब देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ ना, तो चीज़ें दो बार हो रही हैं और वो आपको दो बार सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, दो बार सुन रहे हैं। सारा खेल सुनने का है क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं है ये सब, तो किसी तरीके से आप सुन भी लेते हैं। सुनने वाला, सुनने के लिए आपको बस कान कान को तो खुले रखने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ बार बार सुन लीजिए। इसमें कोई भी आपका जो है बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि लिख रहा हूँ उंगली दर्द होने लगी। ठीक है, सुनने से कान दर्द हो रहा तो अलग बात है, बाकी कोई आपका जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में सुनेंगे आप, तो दो बार सुनेंगे तो रिकॉल हो जाएगा एग्जाम में। खान मंत्रालय के स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स, हाँ इंडेक्स निकाला है जिसका नाम है स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स, यहाँ कहीं लिखा है स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स। ठीक, स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स निकाला है किसने, खान मंत्रालय ने। और उसमें श्रेणी ए है, श्रेणी बी है, श्रेणी सी है। श्रेणी सी में अधिक खनिज भंडार है, श्रेणी बी में मध्यम मध्यम खनिज है और श्रेणी सी में सीमित खनिज है। तो श्रेणी ए में किसने टॉप किया, एमपी ने। बी में किसने टॉप किया, गोवा में। सी में किसने टॉप किया, पंजाब में। फिर से कैटेगरी ए में टॉप किया एमपी में, कैटेगरी बी ने गोवा में, कैटेगरी सी ने पंजाब में। और इंडेक्स है क्या है, माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स। तो क्वेश्चन आ जाए कि माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में सबसे पहला राज्य कौन सा, एमपी है।
कैटेगरी बी का पहला राज्य कौन सा है? गोवा। कैटेगरी सी का पहला राज्य कौन सा? पंजाब है। ठीक, ओके, ये हो गई न्यूज़। अगला न्यूज़ क्या है? इसमें थोड़ा सा मैंने कुछ एडिशन अपनी तरफ से किया है, इसको देखते हैं। ठीक, केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एलिमिनेट द एक्सट्रीम पॉवर्टी कैटेगरी, जिसको डिफाइन किया है यूनाइटेड नेशंस ने, $3 पर डे। ठीक, इसका मतलब यह है कि केरला ने एक्सट्रीम पॉवर्टी को एलिमिनेट कर दिया है। यानी वो लोग, केरला में कोई ऐसा नहीं है जो $3 पर डे से कम कमाता है। सिंपल सा मतलब ये है, केरला में अब कोई ऐसा नहीं है जो $3 से कम कमाता है। अब $3 से कम कमाता है का मतलब क्या? $3 मतलब अगर मान लें अब 80 रुपये मान लें या 90 रुपये मान लें, तो केरला में आज के दिन में 270 रुपये से 90 तीन 200, हाँ ठीक, 270 रुपये से कम कोई नहीं कमाता है। ठीक, $3 पर डे। अब $3 पर डे वो लिमिट है जो वर्ल्ड बैंक ने तय की है। वर्ल्ड बैंक ने तय किया है कि अगर $3 से कम कमाते हैं आप, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी कैटेगरी में आप आ जाएंगे। वो आदमी जो $3 से कम कमाता है तो एक्सट्रीम पॉवर्टी कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक, 270 रुपये पर डे से कम कमाता है तो एक्सट्रीम पॉवर्टी कैटेगरी में आ जाएगा। पहले ये था $2.15। पहले कितना था? $2.15। इसको 2021 में बढ़ा करके कितना कर दिया? लेटेस्ट है। कब बढ़ाया गया था? 2021 में। 2017 में एक्सट्रीम पॉवर्टी के लिए कितना था? $2.15। और अभी कितना है? $3 है। ठीक, एक तो एक्सट्रीम पॉवर्टी होती है और एक होती है पॉवर्टी। अगर $3 से कम कमाते हैं तो एक्सट्रीमली पुअर हैं आप, और 4.2 डॉलर से कम कमाते हैं तो पुअर हैं आप। ठीक, लोअर इनकम, जो लोअर इनकम कंट्रीज हैं जैसे इंडिया हो गई और पाकिस्तान वगैरह हो गया, इसमें अगर आप 4.2 डॉलर से कम कमाते हैं तो पुअर हैं, $3 से कम कमाते हैं तो एक्सट्रीमली पुअर हैं। उसी तरीके से जो अपर मीडियम कंट्रीज हैं जैसे चाइना वगैरह हो गया, उस चाइना भी शायद अपर मीडियम में ही, हाँ, और इस तरीके के कंट्रीज जो हैं उसमें अगर $8 और $8.30 से कम कमाते हैं तो आप क्या हैं? पुअर हैं। ठीक, तो दो चीज़ें हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी, पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी $3 से कम कमाते हैं तो आप क्या हैं? एक्सट्रीमली पुअर हैं। $4.2 से कम कमाते हैं तो क्या है? पॉवर्टी लाइन, पुअर हैं आप। तो केरला ने एक्सट्रीम पॉवर्टी को एलिमिनेट कर दिया। एक्सट्रीम पॉवर्टी की लाइन डिसाइड कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। कहीं लिखा हुआ यूएन, लेकिन ये लिमिट है यूएन या वर्ल्ड बैंक एक ही का वो है। तो इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया $3, $4.2 और $8.3। $3 किसके लिए है? एक्सट्रीम पॉवर्टी के लिए। $4.2 किसके लिए है? पॉवर्टी के लिए। किस कंट्रीज में? लोअर इनकम कंट्रीज में। और $8.3 किस चीज़ के लिए? पॉवर्टी के लिए, लेकिन किस टाइप की कंट्रीज में? अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अंडर इट्स प्रोजेक्ट हिमांक, recently set a new world record by constructing the world's highest motorable road at Migla Pass in Ladakh at 19,400 feet, surpassing its previous record at Umling La and strengthening strategic connectivity near the LAC। ठीक है, ये हर साल रिकॉर्ड बनता है, आपको हर साल सुनाई देता होगा कि सबसे ऊंचाई पर सड़क बन गई और सबसे दूर दराज के इलाके में सड़क बन गई। तो न्यूज़ बनती है, हर साल बनती है। ठीक, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। अब मिगला पास का अभी बनी है, वो मिगला पास पे बनी है, उससे पहले जो थी उमलिंगला पास पे थी। तो अभी तुम बताऊंगा तब तो याद रहेगा, लेकिन एग्जाम में भूल जाएंगे। ठीक, तो इसीलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट आए या ना आए, आप इसको एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको इसको बहुत ध्यान देना है, बस सुन लेना है। ठीक है, अगर आप अल्लाह काम कर गया तो हाँ बता ले जाएंगे। मैं जो सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, अब कहाँ ध्यान आएगा कि मिगला पे बनी थी कि उमलिंगला पे बनी थी, बोला नहीं जा रहा है। ठीक, तो लेकिन बस आपको इसमें क्या याद रखना है? प्रोजेक्ट हिमांक याद रखना है। अब कुछ देर, प्रोजेक्ट हिमांक किससे रिलेटेड है? तो बीआरओ से, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉर्डर पे रोड्स बनाती है, बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। ठीक, तो उसने प्रोजेक्ट हिमांक के तहत हाईएस्ट मोटरेबल रोड बना दी है। कहाँ पर? मिगला पास में, याद रखना है, मिगला पास। याद रखने की कोशिश करिए, कहाँ पर है? लद्दाख में। ठीक, कितने फीट पर? 19,400 फीट। वही है, सीमा सड़क संगठन ने अपने प्रोजेक्ट हिमांक के तहत लद्दाख के मिगला दर्रे पर 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क बनाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। इसने उमलिंगला के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और एलएसी के रणनीतिक कनेक्टिविटी को मजबूत किया है। तो जब डिफेंस देखेंगे हम तो एलएसी, एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, इन सबको देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ क्या है? Carabautism is the indigenous faith of the Bodo tribe centered on nature and 5 elements: earth, water, fire and sky, and has recently been granted a distinct code in India's national census for better recognition and cultural preservation in Assam and Northeast India।
बाथोइज्म जो धर्म, बाथो धर्म जो है उसको जो फॉलो करते हैं बोडो ट्राइब्स, उनके लिए क्या गया है, नेशनल सेंसस में एक अलग ही कोड बनाया गया, मतलब एक अलग ही समझिए कॉलम दे दिया गया है कि अगर इस रिलीजन को आप फॉलो करते हैं तो नेशनल सेंसस में आपको एक अलग तरीके से काउंट किया जाएगा, क्योंकि उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा उनकी, और ताकि उनके उस धर्म के कल्चर को क्या किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके। और ये धर्म के लोग कहाँ पाए जाते हैं, असम एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है। और ये धर्म किस चीज पर बेस्ड है, ये प्रकृति और प्रकृति के 5 तत्व जो मूल तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश, वायु और आकाश पर बेस्ड है, ठीक। तो इनको राष्ट्रीय, भारत की राष्ट्रीय जनगणना जो होने वाली, किस में होने वाली थी, नहीं हुई, अब 27 में जो होगी, उसके लिए एक अलग कोड प्रदान किया गया है ताकि असम और पूर्वोत्तर भारत में इनकी बेहतर पहचान और संस्कृति का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। अब याद रखना, बाथो धर्म कहाँ पर है, असम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, और उनके लिए नेशनल सेंसस में एक अलग कोड, एक अलग जो है तरीके से उनका काउंटिंग की जाएगी, ठीक। और जब मैं आपको सेंसस वगैरह पढ़ाऊंगा तो उसमें हम देखेंगे नेशनल सेंसस होता कैसे है, उसकी हिस्ट्री वगैरह थोड़ा सा देखेंगे, ठीक। ब्रॉड है, 15 मिनट 20 मिनट उसी में लग जाएगा, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ आपको। अगला क्या है, उत्तराखंड हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अबॉलिश मदरसा बोर्ड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उत्तराखंड ने मदरसा बोर्ड को अबॉलिश कर दिया है, ठीक। मदरसा बोर्ड क्या है कि उसमें जो मुस्लिम धर्म से रिलेटेड जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वगैरह, और उसके अलावा साथ में जो साइंस मैथ वगैरह ये सब भी पढ़ाया जाता है। मदरसा बोर्ड क्या है कि गवर्नमेंट से पहले अप्रूव होता था, गवर्नमेंट अप्रूव करती थी, जैसे आपका स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, उसी तरीके से मदरसा भी शिक्षा से रिलेटेड एक बोर्ड है जिसमें खास तरीके की शिक्षा दी जाती है, नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक, इतना समझना है आपको। उसको अब अबॉलिश कर दिया है कि अब मदरसा बोर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। यानी अब मदरसा जो है, जिसमें मदरसों की में बच्चे जाकर पढ़ाई करते थे, अब वो नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक। कई सारे कारण है, ये सब नहीं जाना, ऐसे हमें नहीं लिखना है, ठीक है। द उड़ीसा गवर्नमेंट अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, उड़ीसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाएगी जिसका नाम होगा ज्ञान यज्ञ मंडप, टू प्रिजर्व द रेयर रिकॉर्ड्स ऑफ जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पर है, पुरी में, तो ऑब्वियसली उड़ीसा में है, तो उड़ीसा ने उस टेम्पल से रिलेटेड रेयर रिकॉर्ड्स हैं, दुर्लभ रिकॉर्ड्स हैं, दुर्लभ अभिलेख हैं, उनको संरक्षित करने के लिए क्या बनाई है, डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है, ओके। डिजिटाइजेशन कर दिया गया है उसका, इमेज वगैरह सब कुछ, फोटो पिक्चर लेकर के उसको डिजिटाइजेशन कर दिया, और उसके रिलेटेड एक क्या बनाई है, लाइब्रेरी बनाई है, ताकि लोग विजिट भी कर सकें और वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो प्रिजर्व हो सके, ठीक। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल जो है मैन्युस्क्रिप्ट खुले में रख देंगे तो डिग्रेड हो जाएगा, इसलिए उसको क्या कर दिया गया है, डिजिटाइज कर दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या है, ज्ञान यज्ञ मंडप, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ज्ञान यज्ञ मंडप क्या है, तो आपको उड़ीसा गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं आपको बताना है, जगन्नाथ टेम्पल से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक। क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी है। अगला न्यूज़ क्या है, दिस इज इंडिया फर्स्ट इंटर ऑपरेबल एंड इंडिजिनियस, दिस इज फर्स्ट, ये हमारे एडिटर साहब ने कुछ गड़बड़ कर दिया है, यह डीआरडीओ, चलिए ठीक है, मैं गेस करने की कोशिश करता हूँ कि क्या है, दिस इज इंडिया फर्स्ट इंटर ऑपरेबल एंड इंडिजिनस मिलिट्री रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय डीआरडीओ फॉर ऑल 3 आर्म फोर्सेस। मैं देखूंगा अगले वीडियो में, इसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा, ध्यान भी नहीं पड़ रहा है कि क्या चीज़ है ये, ठीक। कोई तरीके का रेडियो जो है, इंडिजिनस रेडियो कम्युनिकेशन डेवलप किया है ताकि सिक्योर हो सके, ठीक है। एक सिक्योर रेडियो कम्युनिकेशन जो है, सिक्योर रेडियो कम्युनिकेशन डेवलप किया है डीआरडीओ ने, ताकि जो है सिक्योर है और इंडिजिनस है, अपने देश में बना, ऑब्वियसली अपने देश में बना है तो रेडियो कम्युनिकेशन सिक्योर है। अभी तक हम जो कम्युनिकेशन करते थे, ये बात जान लीजिए, हाँ, अभी तक हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो जीपीएस वगैरह और तमाम तरीके के जो फॉरेन सैटेलाइट्स हैं उनके थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, तो एक सिक्योर इंडिजिनस रेडियो कम्युनिकेशन का सिस्टम डेवलप किया है डीआरडीओ ने, ठीक। और इंटर ऑपरेबल है, मतलब क्या होगा कि आर्मी नेवी से बात कर सकती है, नेवी एयरफोर्स से, एयरफोर्स आर्मी से, ठीक। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आपस में क्या कर सकते हैं, इंटर ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, आर्मी नेवी एयरफोर्स में, ठीक। फिर से 99 रुपीज़, ठीक। हमें भी एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकलना है तो आप परचेज करिए, ठीक है। नीव क्या है, जीएस पेपर 2 के लिए हिंदी में है, ये नीव क्या है, इंग्लिश में है, ठीक। तो बाइलिंगुअल आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। एमसीक्यू है, 15 एमसीक्यू है विद डिटेल सॉल्यूशन, ठीक। 100 पेज के एमसीक्यू है, मतलब 10 पेज में तो एमसीक्यू है, बाकी उसके 80-90 पेज में क्या है आपका, सॉल्यूशन है उसका। तो सिर्फ आप क्वेश्चन लगा के उसका सिर्फ सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो आप बात मानिए कि जो है, ऑब्वियसली किसी का भी आप एमसीक्यू लगाएंगे, एमसीक्यू लगाना एक वाइज उसमें है कि एक अर्ली स्टार्ट करिए एमसीक्यू लगाने में भी। अब तो उसी तरीके से जेपीएससी पेपर 1 के लिए बुनियाद है, ठीक, कुछ नाम रखे हुए हैं, आप जाइए, सिलेक्ट सिविल्स ऐप है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा, ठीक है।
गूगल प्ले स्टोर पे सिलेक्ट सिविल्स का ऐप है, मेरे ख्याल से आईफोन के लिए भी है, ये देख लीजिएगा। ठीक, जाइए वहाँ पे एमसीक्यू के लिए। ठीक, उसी तरीके से अगर जीएस पेपर 2 की आप तैयारी करना चाहते हैं, जीएस पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिक बैच है उलगुलान, जिसमें आप 100 हाई क्वालिटीज़ वीडियो लेक्चर गेन कर सकते हैं। ई बुक वगैरह है आपके लिए, एक पर्सनल मेंटरशिप है, मैं भी आपसे, आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और बाकी जो टीचर्स हैं उनसे भी कर सकते हैं। बाइलिंगुअल है, और क्विक रिवीजन नोट्स ऑब्वियसली मिलेंगे आपको, वीकली लाइव डाउट सेशन है, ये सब कहने जो चीज़ें लिखी होती हैं वो लिखी गई हैं, और 15 टेस्ट है। ये सब चीज़ें हैं जो फिजिकल, जो रियल चीज़ें हैं वो रियल चीज़ें हैं। और बस 14 जेपीएससी के लिए। उसी तरीके से आप मेंस के बच्चे भी बहुत सारा, हमारा पता है आपको, वीडियो लेक्चर देखिए, मेंस के लिए हम आंसर राइटिंग करवा रहे हैं, तो उसको क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन को एक्सेस करना है आपको, एमसीक्यू देने हैं मेंस के, तो उसके लिए हमने सीरीज शुरू की है मंथन संपूर्ण, हिंदी इंग्लिश दोनों में। जाइए आप गूगल प्ले पे सिलेक्ट सिविल्स ऐप डाउनलोड करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, वरना मत करिए, क्यों खराब चीज़ें सब शेयर करना, खराब चीज़ें शेयर नहीं की जाती हैं, ठीक। इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट नवी मुंबई, इंडिया भारत का जो सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ठीक, अब देखिए मैं आपको बार बताऊँ, एक तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक और दूसरा होता है कि न्यूज़ में यूज टर्म इंपॉर्टेंट होते हैं। तब ये सब बहुत, मोदी प्राइम मिनिस्टर इतने सारे जो है इनॉग्रेशन करते रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों का इनॉग्रेशन करते रहते हैं, तो एयरपोर्ट कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसमें जो शब्द है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, भारत का सबसे बड़ा नहीं, भारत का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किसने किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया, और इसका नाम बदलकर लोक नीति डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। पहले इसका नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम था, अब क्या कर दिया गया? लोक नीति डीबी पाटिल। अभी देखते हैं कि ग्रीन फील्ड क्या होता है। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट तो आपको पता है, ग्रीन फील्ड क्या होता है, उसी तरीके से ग्रीन फील्ड होता है ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड। ठीक, ये मैदान की बात नहीं हो रही है, ये इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है, अभी देखेंगे, इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है। ठीक, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कंप्लीटली कोई बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं है, एक सिर्फ जमीन है और वहाँ पे नई बिल्डिंग, नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। ब्राउन फील्ड में क्या होता है कि कोई फैक्ट्री है, कोई जगह है, एयरपोर्ट बना हुआ है, उसको रिनोवेट किया जा रहा है। ठीक है, बस सिंपल सा ये मतलब है। भारत के सबसे बड़े ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। नवी मुंबई इंटरनेशनल हवाई अड्डे का नाम बदलकर लोक नीति डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। ठीक, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रीन फील्ड वर्सेज ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ग्रीन फील्ड क्या होता है? बिल्ट ऑन अनयूज्ड और वैकेंट लैंड विद नो प्रायर कंस्ट्रक्शन। अभी वो आपको बताया ना कि कोई खाली जमीन है, कहीं है, अभी यूज भी नहीं हुई और कोई प्रायर कंस्ट्रक्शन भी नहीं, पहले से कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं, तो ऐसी जगह पर निर्माण करा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ये स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, शुरू से स्टार्ट होता है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, और फैसिलिटीज, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है नई, जब कोई बस अड्डा बन रहा है और नए एकदम जगह पे बन रहा है, ठीक, कोई रेलवे स्टेशन बन रहा है तो नए जगह पे बन रहा है, ठीक, लेकिन कोई नया रेलवे स्टेशन, पहले से रेलवे स्टेशन पुराना है, उसको रिनोवेट किया जा रहा है, तो वो ग्रीन फील्ड में नहीं आएगा। ठीक, इसका इनिशियल कॉस्ट ऑब्वियसली शुरू से शुरू कर रहे हैं तो ज़्यादा होगा, इसको सेटअप करने में लॉन्गर टाइम लगेगा। ठीक, ये सब बेसिक बातें, बस ग्रीन फील्ड ये याद रखना है आपको कि अनयूज्ड और वैकेंट लैंड में बनता है जहाँ प्रायर कंस्ट्रक्शन नहीं है। ब्राउन फील्ड क्या होता है? ब्राउन फील्ड क्या है? डेवलप्ड ऑन एग्जिस्टिंग ऑन प्रीवियसली यूज लैंड। अब ग्रीन फील्ड क्यों बोलते हैं? ग्रीन फील्ड का मतलब है कि घास वगैरह, ये से याद कर सकते हैं, सिर्फ घास वगैरह है तो एकदम नई जगह है, शुरू से शुरू की जा रही है। और ब्राउन फील्ड क्या होता है कि ब्राउन जैसे जंक वगैरह लग गई हो, ब्राउन से आप जंक का आइडिया लगा सकते हैं, जंक वगैरह लग जाती है ना तो ब्राउनिश हो जाती हैं चीज़ें, तो जंक लगे चीज़ों में आप फिर से उसको फ्रेश फिर से रिनोवेट करो। जंक लगी चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा? रिनोवेट करना पड़ेगा, तो उससे आप याद रख सकते हो कि वो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट है। और अगर घास है, एकदम हरा हरा सब कुछ दिख रहा है और वहाँ पे आप बनाने जा रहे हो जंगल वंगल काट करके, तो क्या है? वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है। ओके, अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़, हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर, यहाँ पे मैंने कुछ अपनी तरफ से पहले से एडिशन किया हुआ। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनॉग्रेटेड द हिस्टोरिक बृहस्पति कुंड इन अयोध्या। बृहस्पति कुंड अयोध्या में एक बहुत ही क्या है, हिस्टोरिक जगह। इस बृहस्पति कुंड का, इस बृहस्पति कुंड का वेदास में भी आपका डिस्क्रिप्शन है, वेदों में भी मिलता है, पुराणों में भी इसका डिस्क्रिप्शन है, इसके बारे में भी विवरण है। तो उसका क्या किया है? रिनोवेशन करके उद्घाटन किया है। ठीक है, पूरा पता है ना, अयोध्या पूरा जो है मंदिर जब बना है, और उसके अलावा जो है पूरा रिलीजियस जो है डेवलप किया जा रहा है, तो उसी में, उसी के प्रोसेस में क्या किया गया? बृहस्पति कुंड को, जो बहुत ही हिस्टोरिक कुंड था, बहुत ही जो है पवित्र कुंड था, उसका क्या किया गया? अयोध्या में एक्चुअली आपको पता है, अयोध्या में 108 तरीके, 108 कुंड हैं, स्पेशल कुंड हैं, उसमें से एक जो सबसे खास है बृहस्पति कुंड। कुंड मतलब तालाब, पॉन्ड, जो भी समझ लिया, उसका उद्घाटन किया गया है। और क्या किया गया है कि 3 जो है, अब ये बृहस्पति कुंड साउथ इंडिया में, जो साउथ इंडिया के जो पिलग्रिम्स हैं, उनके लिए बहुत खास मायने रखता है। मतलब अयोध्या में इस जगह पे साउथ इंडिया से बहुत ज़्यादा
जो है टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट या कह लीजिए या जो धार्मिक लोग हैं वो आते हैं, ठीक। और वहाँ पे क्या किया गया, एक खास बात की गई, स्टैचू लगाई गई है साउथ इंडिया की 3 महान पोएट्स की, जिसमें से एक है त्यागराज स्वामीगल और दूसरे हैं पुरंदरदास, त्यागराज स्वामीगल, पुरंदरदास और अरुणाचला कवि। अरुणाचला कवि, पुरंदरदास और त्यागराज स्वामीगल की जो है मूर्तियाँ भी लगाई गई हैं, स्टैचू, बड़ी स्टैचूज़ लगाई गई हैं। अच्छा, ये लिखा है ना, दिस पॉन्ड इज डेडिकेटेड टू बृहस्पति कुंड, या पॉन्ड इज डेडिकेटेड टू डिवोटीज फ्रॉम साउथ इंडिया। साउथ इंडिया से जो है वो डिवोटीज हैं, उनको डेडिकेटेड किया गया। इसका इनॉग्रेशन कौन किया? निर्मला सीतारमण जी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। अगला न्यूज़ क्या है? अलेक्जेंडर स्मिथ वॉज अनाउंस्ड एज द रिसिपिएंट ऑफ शास्त्रा रामानुजन प्राइज। अच्छा ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम प्राइज एंड अवार्ड पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है उसको मैं नेशनल इवेंट में भी ले लेता हूँ, ठीक, उसको, ताकि आप एक्स्ट्रा पढ़ लें। तो मुझे लगता है शास्त्रा रामानुजन अवार्ड बड़ा अवार्ड है, वो अलेक्जेंडर स्मिथ नाम के एक मैथमेटिशियन को, किसको मिलता है ये? शास्त्रा रामानुजन, रामानुजन नाम से ही लग रहा है कि मैथमेटिशियंस को मिलेगा, तो एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम अलेक्जेंडर स्मिथ है, उनको दिया गया है, ठीक। ये किनको मिलता है शास्त्रा रामानुजन को अवार्ड? यंग मैथमेटिशियन, वो मैथमेटिशियन जो वो यंग मैथमेटिशियन, गणितज्ञ जो 32 साल से कम उम्र के हैं, उनको अवार्ड मिलता है। इसमें कैश प्राइज $10,000 की होती है, ठीक। शास्त्रा क्या है? शास्त्रा मेरे ख्याल से एक इंस्टीट्यूट है, समथिंग, किसी इंस्टीट्यूट का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक, याद नहीं रखना। तंजावुर में एक जगह है, तंजावुर, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, किनका? रामानुजम जी का। वहाँ पे एक है मेरे ख्याल से ये साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च एकेडमी करके होगा, ठीक। ये नाम जानने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखें, शास्त्रा रामानुजम अवार्ड अलेक्जेंडर स्मिथ को मिला है। ये 32 साल के कम उम्र के गणितज्ञों को, और $10,000 का कैश प्राइज मिलता है, ठीक। अलेक्जेंडर स्मिथ को शास्त्र रामानुजम 2025 का पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार उन्हें संख्या सिद्धांत, ठीक, यह पुरस्कार उन्हें संख्या सिद्धांत के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया, नंबर थ्योरी के लिए, ठीक। नंबर थ्योरी, अगर आप लोग अभी पढ़े हो नंबर थ्योरी तो बताइए। सबसे कठिन चीज़ है, प्योर मैथ का एक पार्ट है, शुद्ध गणित का। प्योर मैथ, मैथ दो तरीके की होती है, एक अप्लाइड मैथ होती है और एक प्योर मैथ होती है। अप्लाइड मैथ, प्योर मैथ, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं होता है, सिर्फ दिमाग का खेल है, ठीक। कहीं रियल लाइफ में, कहीं फिजिक्स में, कहीं इंजीनियरिंग में इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक। अप्लाइड मैथ वो होता है कि जिसका हम यूज़ करते हैं, डेली बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड होता है, जो कोई चीज़ काम करना होता है, ठीक। तो प्योर मैथ हो गया, और प्योर मैथ का एक पार्ट है नंबर थ्योरी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नंबर थ्योरी, क्योंकि मैथ वगैरह में मैं हूँ तो इसलिए मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसलिए बताना भी मैं चाह रहा हूँ, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक। अगला क्या है? द मालदीव्स हैज बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू अचीव ट्रिपल एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी, HIV एंड सिफिलिस, ठीक। हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस का क्या किया है? मालदीव्स पहली कंट्री बन गई है जो कि इन तीनों को एलिमिनेट कर दिया है। किस सेंस में एलिमिनेट किया है कि अब कोई अगर किसी मदर को हेपेटाइटिस बी है, HIV है या सिफिलिस है, इन तीनों में से कोई बीमारी है, और वो मदर किसी बच्चे को जन्म देती है, तो अब क्या होगा? उस बच्चे को ये बीमारी नहीं होगी, ट्रांसमिट नहीं होगी, ठीक। उसको कंट्रोल करने का जो है, कंट्रोल कर लिया है। टेक्निक तो पहले से थी लेकिन कंट्रोल नहीं किया था, लेकिन अब क्या किया? अब किसी बच्चे को मालदीव्स में, किसी बच्चे को उसकी माँ से हेपेटाइटिस बी, HIV या सिफिलिस की बीमारी को जो है ट्रांसमिशन नहीं होगा बर्थ के टाइम पे, ठीक। और ये किसने ये वो दिया है, किसने कहा है, किसने प्रूव किया, किसने सर्टिफाई किया है? WHO ने सर्टिफाई किया कि मालदीव्स जो है, WHO ने डिक्लेयर किया, सॉरी मैं शब्द खोज रहा था, WHO ने डिक्लेयर किया कि मालदीव्स जो है, ये इसने ट्रिपल एलिमिनेशन अचीव कर लिया, मदर से चाइल्ड में हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस नहीं होगा। सिफिलिस आपको पता है ना, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। सेक्स के टाइम पे जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर जिनके होते हैं, उनको जो है सिफिलिस हो जाता है। ये बैक्टीरिया की, खास तरीके की बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक। इससे डेथ भी हो सकती है। HIV तो आपको पता है, ये वायरस से होता है। हेपेटाइटिस बी भी जो है वायरस ही है। हेपा मतलब क्या होता है? हेपा मतलब होता है लिवर। हेपा मतलब क्या होता है? लिवर। और कहीं भी आपको शब्द TITS मिल जाए, टाइटिस, तो इसका मतलब होता है, इससे पहले जो वर्ड आ रहा है उसमें सूजन, जैसे हेपाटाइटिस है तो मतलब लिवर में सूजन। इंसेफेलाइटिस, तो इंसेफ्लॉन का मतलब होता है ब्रेन, इंसेफ्लॉन का मतलब क्या होता है? ब्रेन, और टाइटिस का मतलब सूजन, तो ब्रेन में सूजन हो गया, ठीक। तो ऐसे ही जो शब्द पोलियोटाइटिस, पूरा नाम जो है, पोलियो जो है एक तरीके का जो है नर्व से रिलेटेड है, तो नर्व्स में सूजन आ जाती है, नर्व्स में गड़बड़ी आ जाती है, तो पोलियोटाइटिस बोलते हैं, ठीक। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मालदीव को हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संक्रमण के ट्रिपल उन्मूलन को हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है, ठीक। मालदीव से याद रखना है। अगला क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च दी 600 करोड़
कपास क्रांति मिशन इन अक्टूबर 2005 टू बूस्ट हाई यील्ड लॉन्ग स्टेपल कॉटन कल्टीवेशन थ्रू टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक मेथड्स लाइक हाई डेंसिटी प्लांटेशन aiming to replicate Maharashtra's success in states like Telangana and improve farmers' income with digital tools like कपास किसान ऐप। जब हम ऐप और पोर्टल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम शायद इसको पढ़ें। ठीक, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 600 करोड़ रुपए लगा करके कपास क्रांति मिशन, कपास मतलब क्या होता है, कॉटन जो है उसके लिए एक मिशन लॉन्च किया 600 करोड़ रुपए खर्च करके, ताकि जो महाराष्ट्र में कॉटन में जो सक्सेस मिली है किसानों को वो तेलंगाना जैसे राज्यों में भी मिल सके। और उसमें हम क्या करेंगे कि साइंटिफिक और टेक्निकल मेथड का यूज़ करेंगे, जैसे हाई डेंसिटी प्लांटेशन। अब जानना नहीं कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन क्या होता है, किसान नहीं बनना है आपको, ठीक। या लॉन्ग स्टेपल कॉटन का कल्टीवेशन करना होता है, लॉन्ग स्टेपल कॉटन होता है, उसका कल्टीवेशन करने के लिए क्या किया गया, कपास क्रांति मिशन का जो है उद्घाटन किया 600 करोड़ रुपए के लिए, लॉन्च किया, उद्घाटन नहीं। और महाराष्ट्र की सक्सेस को तेलंगाना और दूसरे राज्यों में भी रेप्लिकेट किया जा सके, दोहराया जा सके। ठीक, हिंदी में देखते हैं। केंद्र सरकार ने 2025 में 600 करोड़ की कपास क्रांति मिशन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य हाई डेंसिटी प्लांटेशन जैसे वैज्ञानिक और तकनीकी विधियों के माध्यम से उपज वाली लंबी रेशा कपास, लॉन्ग स्टेपल कॉटन, लंबी रेशा कपास की खेती को बढ़ावा देना है। यह मिशन महाराष्ट्र की सफलता को तेलंगाना जैसे राज्यों में दोहराने और कपास किसान ऐप जैसे डिजिटल टूल्स के जरिए किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है। ठीक, तो कोई भी चीज़ जहाँ किसानों की आय बढ़ा रही है, जो कोई भी मिशन वगैरह, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रायोरिटी है कि किसानों की जो है आय को बढ़ाना है, इनकम को क्या करना है। एक्चुअली में 2022 तक क्या करना था, डबल करना था, लेकिन ये बहुत कठिन काम है। अगला क्या है, इंडिया हैज अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स 4th रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका नेम्ड मैत्री 2। इंडिया ने अपना अंटार्कटिका में 4th रिसर्च स्टेशन अनाउंस किया है, जिसका क्या नाम है, मैत्री 2। ठीक, इंडिया के टोटल 4 रिसर्च स्टेशन है, इस समय 3 एक्टिव हैं और एक क्या हो गया है, जो सबसे पहला वाला है वो डीकमीशन कर दिया गया है। ठीक, पहले वाले को क्या कर दिया गया है, पहले वाले को डीकमीशन कर दिया। एक्टिव स्टेशन जो है, एक सेकंड, एक्टिव, हाँ दिख तो रहा है, मैत्री है और भारती है। एक्टिव स्टेशन क्या है, मैत्री और भारती। उसी तरीके से तीसरा क्या स्थापित किया गया है, मैत्री 2। कहाँ पर, अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका 2 में क्या किया गया है, मैट्रिक्स 2 को मैट्रिक्स 2 कह रहा हूँ, मैत्री 2 का जो है एक स्टेशन कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक, तो इस तरीके से इंडिया के टोटल स्टेशन कितने हो गए इस समय एक्टिव हो गए, मैत्री, भारती और ये जो नया बना है मैत्री 2। मैत्री पहले से था, भारती पहले से था और मैत्री 2 अभी है। ठीक, तो ये तीनों मैत्री, भारती और मैत्री 2 एक्टिव है। जो सबसे पहला था दक्षिण गंगोत्री वो डीकमीशन हो चुका है। ठीक, इसको डीकमीशन किया गया। कहाँ पे किया, कहाँ पे बनाया गया, अंटार्कटिका। ठीक, अच्छा, अंटार्कटिका और एक, अंटार्कटिका किधर है आपको, साउथ, थोड़ा सा ज्योग्राफी देख लेते हैं। साउथ में है अंटार्कटिका, किधर है, साउथ में। और आर्कटिक किधर है, नॉर्थ में। आर्कटिक पेंसिल नहीं काम कर रही कभी कभी, नॉर्थ में है। ठीक, आर्कटिक साउथ में है और अंटार्कटिक किधर है, नॉर्थ में है। ठीक, ओके। अंटार्कटिका क्या है और आर्कटिक में एनिमल्स जो होते हैं, आपको पता है एनिमल्स, पोलर बियर कहाँ पाए जाते हैं, अंटार्कटिका में, आर्कटिक में पाए जाते हैं। पोलर बियर कहाँ पर पाए जाते हैं, आर्कटिक में। आर्कटिक फॉक्स तो आर्कटिक में पाई जाती है। ठीक, उसके अलावा जैसे कोई खास तरीके के ऑक्स, वुल्फ, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, आर्कटिक में। अंटार्कटिका में लैंड के कोई एनिमल नहीं है, नो लैंड एनिमल। जमीन पे, इतनी बड़ी अंटार्कटिका है लेकिन जमीन पे रहने वाले कोई एनिमल नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ पेंगुइन्स पाए जाते हैं, पेंगुइन्स। ठीक, ठीक है ना। पेंगुइन्स क्या है, एक तरीके के बर्ड्स हैं। पेंगुइन क्या है, बर्ड है। तो लैंड मैमल नहीं पाए जाते हैं। ठीक, याद रखिएगा। अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेंगुइन्स कहाँ पाए जाते हैं, आर्कटिक में कि अंटार्कटिक में। तो पेंगुइन्स पाए जाते हैं अंटार्कटिक में। और पोलर बियर कहाँ पाए जाते हैं, आर्कटिक में। ठीक, आर्कटिक किधर है, नॉर्थ में, और अंटार्कटिक किधर है, साउथ। कंफ्यूज तो नहीं हो गए। अंटार्कटिका में पेंगुइन मिलता है, अंटार्कटिका साउथ में। आर्कटिक में पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्स, कोई ऑक्स है, कोई वुल्फ है, ये सब मिलता है, सब कुछ। अंटार्कटिका में लैंड एनिमल है ही नहीं, आपको इतना याद रखिएगा। मरीन लाइफ तो है, पानी में रहने वाले जीवन तो है, मतलब वेल वगैरह तो इधर भी पाई जाती है, अंटार्कटिका में भी वेल इधर भी पाई जाती है, लेकिन लैंड एनिमल यहाँ नहीं पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लैंड एनिमल अंटार्कटिका में नहीं पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट न्यूज़। गोवा हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंक्लूड चेस इन द करिकुलम ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस। अच्छा,
गोवा ऐसा राज्य बन गया जिसने अपने स्कूल के सिलेबस में क्या किया है, चेस को इंक्लूड कर लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत जरूरी है। गोवा देश का पहला राज्य बन गया जिसने स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है। ठीक, अगला न्यूज़ क्या है, द दरबार। अब इसमें क्या बताऊं मैं आपको, ठीक, बस ये पूछा जा सकता है गोवा देश का कौन सा देश का पहला राज्य है जिसने चेस में अपने चेस को अपने करिकुलम में शामिल किया, तो वो राज्य है गोवा। अगला क्या है, द दरबार मूव ट्रेडिशन हैज बीन रिवाइव्ड इन जम्मू एंड कश्मीर अंडर विच द गवर्नमेंट सेक्रेटरीट एंड ऑफिसेज शिफ्ट टू श्रीनगर इन समर एंड जम्मू इन द विंटर। इट वाज स्टार्टेड इन 1872 बाई महाराजा गुलाब सिंह। बस याद रखना आपको दरबार मूव क्या होता है। दरबार मूव ये जम्मू एंड कश्मीर में होता है। इसमें क्या होता है कि ऑफिस वगैरह सेक्रेटरी सचिवालय वगैरह को गवर्नमेंट के राज्य सरकारी सचिवालय वगैरह जो दफ्तर है उनको शिफ्ट किया था। पूरा पूरा दफ्तर ही शिफ्ट कर दिया जाता था। कहाँ पे, श्रीनगर में, गर्मी में श्रीनगर में बन जाता था और जम्मू में विंटर में कहाँ आ जाता था, जम्मू में। ठीक है, सिंपल सा ये दरबार मूव याद रखना। दरबार मूव में गवर्नमेंट ऑफिस जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिस हैं उनका ट्रांसफर हो जाता है। कहाँ, श्रीनगर होता है गर्मी में और विंटर में कहाँ हो जाता है, जम्मू में। ठीक, और ये शुरू किसने किया था, महाराजा गुलाब सिंह ने। अगला न्यूज़ क्या है, इंडियाज फर्स्ट ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु इज बीन कंस्ट्रक्टेड इन ऋषिकेश उत्तराखंड ओवर द गंगा रिवर। ठीक, ये दिख रहा है ना, ग्लास सस्पेंशन, ये सस्पेंशन है, लटका हुआ है, दिख रहा है आपको, इसमें कोई पिलर नहीं है। ठीक, तो इसलिए तो ये सस्पेंशन ब्रिज है। और चूंकि ग्लास का, ये ग्लास दिख रहा होगा आपको, मैं इमेज ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ लेकिन इसमें मुझे लगा कि यूज़ करना चाहिए। तो ये ग्लास का है और सस्पेंशन है, तो इसीलिए ग्लास सस्पेंशन ब्रिज, जिसका क्या नाम है, बजरंग सेतु। और कहाँ पर है, उत्तराखंड में। कहाँ पर, ऋषिकेश में। ऋषिकेश के उत्तराखंड में भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज लॉन्च किया गया। अगला न्यूज़ क्या है, इंडियाज फर्स्ट वल्चर नॉलेज पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड इन असम। कोई न्यूज़ नहीं है। इट वाज लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद द वी फाउंडेशन इंडिया एंड द डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। ठीक, भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल असम में लॉन्च किया। पोर्टल लॉन्च किया जिसमें गिद्धों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। इंडिया में मेरे ख्याल से 4 या 5 टाइप के गिद्ध पाए जाते हैं, वल्चर्स। 5 टाइप के वल्चर्स होते हैं, 5 टाइप। ठीक, वल्चर्स क्या होते हैं, वल्चर जो होते हैं नेचर के सफाई कर्मचारी होते हैं, नेचुरल सफाई कर्मचारी होते हैं, बहुत ज़रूरी हैं। गिद्ध नहीं होंगे तो समाज में मतलब बहुत ज़्यादा जंगलों में बीमारियां फैल सकती हैं। गिद्ध क्या करते हैं, जो डेड रॉटन एनिमल्स हैं उनको खा सकते हैं, खा के ख़त्म कर देते हैं, तो जिससे वायरस और बैक्टीरिया जो है नहीं फैलते हैं। ठीक, लेकिन क्या हो रहा है कि गिद्धों की संख्या बहुत तेज़ी से घटती चली आ रही है, क्योंकि क्या होता है कि हम जो गाय हैं, भैंस है, जो इनकी डेथ होती है, तो क्या होता है कि गिद्ध इनको जब सड़ने लगते हैं तो खा जाते हैं। लेकिन क्या किया जा रहा है, गायों में, भैंसों में और इस तरीके के एनिमल्स में दूध बढ़ाने के लिए या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा दी जाती है। तो एंटीबायोटिक्स उनके शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो जब डेथ होती है तो एंटीबायोटिक उनके शरीर में रहती है, और वो गिद्ध जब उनको खा लेते हैं तो उससे वो सारी एंटीबायोटिक उनको बहुत नुकसान करती है। एंटीबायोटिक और खास तरीके का डिक्लोफिनैक, डाइक्लोफिनैक, इसको बैन कर दिया गया था इंडिया में बीच में, कि गायों भैंसों को और कैटल्स को नहीं देना है आपको। ठीक है, सेबी हैज लॉन्च्ड, सेबी ने क्या किया, सेबी ने कुछ किया है। सेबी हैज लॉन्च द स्वागत F1 रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू मेक इंडिया एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल फंड्स। ये शायद पहले करंट अफेयर में मैंने आपको पढ़ाया था, दोबारा से आ गया है, फिर से देख लेते हैं। स्वागत F1 क्या है, स्वागत FI है एक्चुअली, बार बार मैं F1 बोल दे रहा हूँ। स्वागत FI रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, ताकि जो फुल फॉर्म इसका देख लेते हैं एक बार, सिंगल वीडियो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर। कोई फॉरेन इन्वेस्टर है जो ट्रस्टेड है, उसको अब सेबी ने क्या कर दिया कि एक सिंगल वीडियो से उसका जो है क्लियरेंस हो जाएगा। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है लेकिन ट्रस्टेड है, ध्यान रखना, जो ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जिनको, जो सर्टिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, विदेशी निवेशक हैं लेकिन सर्टिफाइड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ट्रस्टेड है, भरोसेमंद है, उनको ऑटोमेटिक और सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। और उसको किसने लॉन्च किया है, सेबी ने लॉन्च किया है। ठीक, द इंस्पायर अवार्ड रैंकिंग 2025 फॉर स्टूडेंट्स इनोवेशन वाज रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंस्पायर अवार्ड रैंकिंग लॉन्च क्या की है, रिलीज की है। ठीक, जो कि इनोवेशन के क्षेत्र में स्टूडेंट्स को दी जाती है, इनोवेटिव स्टूडेंट्स को दी जाती है। इस रैंकिंग में मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट बिहार का जो है पहला पोजीशन पे है। ठीक, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट बिहार का पहला पोजीशन है इनोवेशन में। ठीक, और सेकंड पोजीशन पे कौन सा है, बेंगलुरु। ये सब इंपॉर्टेंट अवार्ड है। ठीक है, बच्चों को मिल रहा है इनोवेटिव होने के लिए। हमें तो बस याद करना है, पढ़ना है। ठीक, लेकिन असली काम, असली जो है चीज़ें कौन करता है, ये जो इनोवेशन करते हैं लोग, उनसे तो सब कुछ चलता है। चंडीगढ़ वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडिया फर्स्ट स्लम सिटी। पहला स्लम सिटी कौन सा, स्लम फ्री सिटी है, मतलब स्लम सिटी मैं कह रहा हूँ, स्लम फ्री मतलब कोई भी जो है झुग्गी झोपड़ी जो है, स्लम मुक्त शहर घोषित कर दिया गया है किसको, चंडीगढ़ को। अगला न्यूज़ क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बलोड, यानी कि छत्तीसगढ़ का एक शहर है,
एज इंडिया फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर बलोड छत्तीसगढ़ का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कोई चाइल्ड मैरिज नहीं होती है। चंडीगढ़ पहली सिटी है जो वहाँ पर कोई भी स्लम नहीं है। ठीक। अपोलो टायर्स हैज, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, अपोलो टायर्स हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू जर्सी स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम बाई द बीसीसी। अच्छा, इसे सीधा हो जा रहा है ये मुझे नहीं पता था। वाह, बहुत सही। ठीक है, फिर से न्यूज़ पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। अपोलो टायर्स हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू जर्सी स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम बाई बीसीसीआई। यानी इंडिया बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पे आप किसका लोगो रहेगा? अपोलो टायर्स। यूनेस्को हैज इंक्लूडेड इंडिया कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, हिमाचल प्रदेश में है जो, इन इट्स वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क। ये 13वां जो है, इससे पहले 12 जो थे यूनेस्को के, 12 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के, WNBR वर्ल्ड वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क। WNBR क्या होता है? वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क। उसमें 12 पहले से थे और 13वां क्या आ गया? कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो गया। इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18। उसमें से 13 जो है WNBR में शामिल है। WNBR किसका है? यूनेस्को का। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, यूनेस्को कई सारी चीज़ें रिलीज करता है, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कल्चरल वाली सिटीज़ हैं, UNCCN है, ठीक, वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर है, मेमोरी वर्ल्ड रजिस्टर है, देखिएगा पिछला वीडियो। ठीक। तो 13वां पार्क कौन सा है? 13वां बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि हिमाचल में है, वो WNBR में शामिल कर लिया गया। इस तरीके से 13वां जो है बन गया। यूनेस्को हैज इंक्लूडेड, फिर से वही न्यूज आ गई, एशियाज लार्जेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वाज इनॉग्रेटेड इन ओखला, दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है? एसटीपी। इसमें क्या होता है? जो सीवेज होता है, नाली और गंदा पानी जो होता है, इसको ट्रीट करके और इसमें से जो बहुत सारी जो गंदगी है, डेडली बैक्टीरिया वगैरह निकाल करके फिर पानी को क्या किया जाता है? डिस्चार्ज किया जाता है नदियों में। ठीक। तो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पे लगाया गया? ओखला, नई दिल्ली में। ठीक। रोहिणी, द फर्स्ट completely paperless e-office gram panchayat in Maharashtra state received the gold medal at the National E-Governance Award 2025। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड किसको मिला है? रोहिणी को। रोहिणी क्या चीज़ है? ये ग्राम पंचायत है। कहाँ की? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की ये ग्राम पंचायत जिसका नाम रोहिणी है, वो उसको नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड में गोल्ड मेडल मिला है। ठीक। क्यों मिला है? क्योंकि पेपरलेस। पेपरलेस का मतलब ही ई ऑफिस होता है, मतलब। ठीक। अच्छा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नॉमिनेटेड IIT मद्रास। The government of India has nominated IIT Madras as United Nations Center of Excellence for AI Capacity Building and Skill Development। तो यूनाइटेड नेशंस की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर AI कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उसको किसको बनाया गया? IIT मद्रास को बनाया गया। अ रेयर फॉसिल ऑफ अ फाइटोसोर crocodile like reptile has been discovered in जैसलमेर, राजस्थान, इंडिया, डेटिंग बैक टू 201 मिलियन ईयर्स। 201 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 20 करोड़ साल, 20.1 करोड़ साल पहले का एक फॉसिल मिला है हमको। किसका? फाइटोसोर का। फाइटोसोर क्या होता है? क्रोकोडाइल जैसा दिखने वाला एक रेप्टाइल होता है। वो कहाँ पर मिला है? राजस्थान में मिला है। ठीक। अगला क्या है? अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भाषिनी प्रोजेक्ट, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज भाषिनी प्रोजेक्ट IIT जोधपुर हैज डेवलप्ड अ AI टूल्स फॉर इंडियन लैंग्वेज एंड हेरिटेज। ठीक। भाषिनी प्रोजेक्ट है जिसमें ऐसे AI बनाने हैं जो इंडिया की भाषा को समझ सके। उसमें IIT जोधपुर ने बनाया है एक AI जो कि इंडियन लैंग्वेज और हेरिटेज से रिलेटेड है। ठीक। तो भाषिनी भाषिनी प्रोजेक्ट किसका है? IIT जोधपुर। ठीक। ये हिंदी में। प्रमोटिंग वैल्यू बेस्ड inspirations in school, the Ministry of Education has instructed educational institution to screen the short film चलो जीते हैं इंस्पायर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाइल्डहुड अंडर द प्रेरणा प्रोग्राम। प्रेरणा प्रोग्राम के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये मूवी चलो जीते हैं, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के जी के चाइल्डहुड से इंस्पायर्ड है। ठीक। वो उसको जो है स्कूलों में दिखाने के लिए कहा है। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। तो चलो जीते हैं किससे रिलेटेड है? प्राइम मिनिस्टर मोदी के चाइल्डहुड से। ठीक। विद्यालयों में प्रेरणादायक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम के तहत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन पर आधारित लघु फिल्म चलो जीते हैं को दिखाने का निर्देश दिया है। द आदिवानी AI ट्रांसलेटर वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अब इसमें आदि लिखा ही है तो इसे समझ ही सकते हैं कि ट्राइब्स के बारे में बात हो रही है। वाणी मतलब क्या होता है? लैंग्वेज। तो यानी कि एक ऐसा AI ट्रांसलेटर है जो आदिवासियों, जो ट्राइबल्स के जो लैंग्वेज हैं उनको इंटरप्रेट करने के लिए, समझने के लिए, ट्रांसलेटर उनको ट्रांसलेट करने के लिए क्या बनाया है? AI बनाया है। किसने बनाया है? लॉन्च किया है। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवाणी AI ट्रांसलेटर लॉन्च किया। ठीक। अगला न्यूज क्या है? द नारी, ये इंपॉर्टेंट है। द नारी 2025, नारी मतलब है नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी रिपोर्ट। नारी रिपोर्ट, नारी रिपोर्ट फुल फॉर्म नहीं याद रखना, बस याद रखना है नारी रिपोर्ट ऑब्वियसली किससे रिलेटेड है? वुमेन की, वुमेन से, और वुमेन्स की क्या? सेफ्टी से। उसमें बताया कि कोहिमा, जो कि नागालैंड की राजधानी है, इज द सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन इन इंडिया फॉलोड बाय विशाखापट्टनम एंड भुवनेश्वर। तो भारत के लिए सबसे सेफेस्ट सिटी नारी 2025 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, नारी 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की सबसे सेफेस्ट सिटी क्या है? कोहिमा। फिर क्या है? विशाखापट्टनम। और फिर क्या है? भुवनेश्वर। ठीक। सेफेस्ट सिटी आपको याद रखना है। भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित जो शहर है वो क्या है? कोहिमा है। किसके अकॉर्डिंग? नारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक। नारी रिपोर्ट निकालता कौन है? नारी रिपोर्ट मेरे ख्याल से हाँ, ये लिखा है ना, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, NCW निकालती। सुरेखा यादव इंडिया, आपको पता है सुरेखा यादव इंडिया की पहली फीमेल लोको पायलट थी। वो क्या हो गई? रिटायर हो गई। वो पहली ऐसी फीमेल पायलट थी जो वंदे भारत चलाई थी। ठीक। अहमदनगर रेलवे स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड एज अहिल्या नगर। ये पहले वीडियो में आपको एक पूरा टेबल बना के दिया है कि रिसेंटली जो रीनेम हुई है, रीनेम है और ओरिजिनल नेम है और ईयर है, ये सब आपको बताया है। तो 8-10 शहर आपको बताए हैं और बहुत सारे रेलवे स्टेशन जो भी रीनेम हुए उन सबका नाम बताया। टू प्रमोट इंडियाज एग्री फूड एक्सपोर्ट, एपीडा launched a new initiative called Bharti, which stands for Bharat's Hub for Agri-Tech Resilience Advancement and Incubation for Export Enablement. Enablement. ठीक। Its goal is to increase agriculture export by $50 million by 2030 by providing support to startups. ठीक है, पीटा ने कुछ लॉन्च किया, नहीं याद करने की जरूरत है, एकदम नहीं आएगा ये, एकदम नहीं आएगा। India's first port-based green hydrogen project was inaugurated by Sarbanand Sonowal at VO Chidambaram Port, Thoothukudi, Tamil Nadu। ये आ सकता है। ठीक। पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? पहले तो हाइड्रोजन पता ही आपको, हाइड्रोजन इस समय बहुत फेमस है फ्यूल के तौर पे, क्योंकि हाइड्रोजन को बर्न करने पे जो इमिशन होता है सिर्फ पानी निकलता है और हीट निकलता है। ठीक। आप कोयला बर्न कर रहे हैं तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, CO निकलेगा, SOX सल्फर का कोई ऑक्साइड निकलेगा, नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड निकलेगा, ये सब बहुत जहरीले हैं। लेकिन हाइड्रोजन को बर्न करेंगे तो क्या मिलेगा? H2 और हीट मिलेगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है? वो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो क्या होती है? कोई इमिशन नहीं करती। हाइड्रोजन जलने पे कोई इमिशन नहीं होता, सिर्फ पानी और हीट का इमिशन होता है। लेकिन हाइड्रोजन को बनाने में इमिशन हो सकता है, इन सब चीज़ों का इमिशन हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन बनाने में आप कोयला यूज़ करने लगे, मान लिए गर्मी की ज़रूरत है हाइड्रोजन बनाने के लिए, उसकी जगह आप कोल यूज़ करने लगे, तो क्या होगा? उससे ये सब इमिशन होगा। तो हम हाइड्रोजन ऐसी टेक्निक से बना रहे हैं, हाइड्रोजन को खुद ऐसी टेक्निक से बना रहे हैं जो ग्रीन हो, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन जो किसी ग्रीन टेक्निक से बनी हो उसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक। और वो प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च किया गया है? टूटीकोडी, तमिलनाडु में। ठीक। ये बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ा सा होगा, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। भारत का पहला पोर्ट आधारित, हाँ पोर्ट आधारित है, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना तमिलनाडु के VO चिदम्बरम पोर्ट टूटीकोरिन में सर्बानंद सोनोवाल द्वारा उद्घाटित किया गया। ये टूटीकोरिन पे जो प्रोडक्ट है, पोर्ट है, वो क्या है? मेजर पोर्ट है इंडिया का। इंडिया में कितने मेजर पोर्ट हैं? 13। मेजर पोर्ट क्या होते हैं? आपको बताया था, मेजर पोर्ट वो पोर्ट होते हैं, बड़े छोटे नहीं होते। मेजर पोर्ट वो पोर्ट होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, बड़े हों चाहे छोटे। माइनर पोर्ट छोटे नहीं होते हैं, लेकिन माइनर पोर्ट उनको बाय डेफिनेशन कहा जाता है जिनको प्राइवेट प्लेयर्स या स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जैसे मुंड्रा पोर्ट है, उस वो अडानी कंट्रोल करते हैं, अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंट्रोल करती है, तो प्राइवेट पोर्ट हो गया। वो बहुत बड़ा है, माइनर नहीं है। माइनर तो सुनने में लग रहा है, पर माइनर इसलिए उसको कह रहे हैं क्योंकि उसको प्राइवेट प्लेयर कंट्रोल करते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल, ये पहले वीडियो में आपको बताया था पोर्ट वगैरह के बारे में। द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी लॉन्च इन इंडिया इज आदि संस्कृति। दिस प्लेटफॉर्म हैज 3 कंपोनेंट्स, आदि विश्वविद्यालय, आदि संपदा और आदि हाट। ठीक। ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी लॉन्च की गई है इंडिया की, उसका नाम है आदि संस्कृति। ठीक। बस और कुछ नहीं पढ़ना। एम्स न्यू दिल्ली हैज बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया टू प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑन द डा विंची रोबोटिक सिस्टम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोबोटिक सिस्टम है, डा विंची
रोबोटिक सिस्टम, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। टेलीमेडिसिन वगैरह दूर से इलाज करने के लिए, सर्जरी करने के लिए रोबोट के थ्रू इसकी जो है ट्रेनिंग देने वाला पहला एम्स कौन सा है? नई दिल्ली वाला है, ठीक। भारत में इस समय मेरे ख्याल से 20-22 शहरों में एम्स है, देखिएगा। अगला क्या है? दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता इनॉग्रेटेड अपोलो एथनिया एशियाज फर्स्ट डेडिकेटेड कैंसर सेंटर फॉर वुमेन इन न्यू दिल्ली। अपोलो एथनिया नाम का एक कैंसर सेंटर जो कि डेडिकेटेड है किसको? वुमेन्स को, वो नई दिल्ली में लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? रेखा गुप्ता जी ने, ठीक, जिसमें स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल औरतें जिनको कैंसर से पीड़ित हैं उनको इलाज मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडिया फर्स्ट पीएम मित्रा पार्क इन मध्य प्रदेश। भारत का पहला मित्र पार्क MITRA, ये टेक्सटाइल, टी इसका टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ है, समझ, देखिए मुझे पूरा ये फुल फॉर्म नहीं याद है, लेकिन मुझे पता है टी किससे रिलेटेड है? टेक्सटाइल। टेक्सटाइल मतलब कपड़े से रिलेटेड, तो कपड़े से रिलेटेड एक पार्क का मतलब ये होता है कि जहाँ सारी फैसिलिटी एक साथ अवेलेबल हो, सेल करने वाले, बेचने वाले, मशीन वगैरह सब एक तरीके का पार्क बनाया गया है। तो पहला पार्क उस तरीके का टेक्सटाइल से रिलेटेड पहला पार्क इंडिया में कहाँ पर लॉन्च किया गया है? फाउंडेशन रखी गई है मध्य प्रदेश में, ठीक। द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर स्टेब्लिश देयर विल बी इक्विप्ड विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, ठीक। इस पार्क में जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनेगा, टेक्सटाइल को मैन्युफैक्चर करने का सेंटर बनेगा, वो वर्ल्ड क्लास का होगा। तो एक परियोजना गवर्नमेंट ने लाई है, उसके तहत बहुत सारे पार्क बनाने हैं इंडिया को टेक्सटाइल से रिलेटेड। अगला न्यूज़ क्या है? इंडिया 22nd इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विल बी एस्टेब्लिश्ड इन गुवाहाटी, असम। भारत का 22वां IIM, अच्छा मैं एम्स बता दिया लग रहा है आपको, यही न्यूज़ में पढ़ा था तो मुझे याद आ रहा था। फिर भी एम्स का नंबर देखिएगा, 22वां जो है IIM कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया? गुवाहाटी असम में। इंडियन इंस्टीट्यूट, इसके लिए क्या किया गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल लाया गया 2025 में, जो कि पार्लियामेंट से पास किया गया है, ठीक। IIM बनाने के लिए आपको बिल लाना पड़ता है पार्लियामेंट में, ठीक। IIM, IIM को, IITs को और एम्स को, ये सबको इस्टेब्लिश करने के लिए बिल लाना पड़ता है पार्लियामेंट में, तब बनते हैं, ठीक। और IISc बेंगलुरु में कुछ चेंज करना है तो बिल लाना पड़ता है, ठीक। इंडियाज फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैज बीन लॉन्च्ड बाय ऑप्टिमस इंफ्राकॉम इन नोएडा। भारत की पहली क्या? टेम्पर्ड ग्लास बनाने की फैक्ट्री। सोचिए, इंडिया में टेम्पर्ड ग्लास तक अभी तक नहीं बनता था, उसकी फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की गई है? नोएडा में। इंडिया रैंक्स फोर्थ ग्लोबली इन इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी, कंसिस्टेंटली होल्डिंग दिस पोजीशन बिहाइंड चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जर्मनी। तो याद रखना है, विंड एनर्जी में, विंड एनर्जी प्रोडक्शन, विंड एनर्जी कैसी एनर्जी है? रीन्यूएबल एनर्जी है, विंड एनर्जी इज रीन्यूएबल एनर्जी, ठीक। इसमें पहले पोजीशन पे कौन है? ऑब्वियसली चाइना है, USA है, जर्मनी, और इंडिया किस पोजीशन पे आ गया है? फिर इंडिया आ गया है किस पोजीशन पे? चौथे पोजीशन पे, ओके। विंड एनर्जी में द बुक मदर मैरी केम्स टू मी ऑथर्ड बाय अरुंधति राय वाज रिसेंटली रिलीज्ड। मदर मैरी कम टू मी, बहुत दिनों बाद कोई किताब लिखी है अरुंधति राय, मैं सुन, जहाँ तक मुझे ध्यान पड़ रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। वरना बुक्स एंड ऑथर में जब हम देखेंगे तो इसको देखेंगे, पर वही बता रहा हूँ ना, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है उसको मैं नेशनल इवेंट में ले ले रहा हूँ, ठीक। मदर मैरी कम्स टू मी, ये किसने लिखा? अरुंधति राय ने। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च लाइसेंस इट्स इंडिजिनस मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन एड फाल्सी वैक्स टू 5 मेजर इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। बस ये याद रखना, एड फाल्सी वैक्स, वैक्स मतलब वैक्सीनेशन, और फॉल्सी पैरी करके, FALCIPARI, फॉल्सी पैरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या होता है? मलेरिया होता है, ठीक है। तो उसी के नाम पे क्या पढ़ा? एड फैल्सी वैक्स, एड फैल्सी वैक्स, ठीक। ओके, तो ये लास्ट न्यूज़ थी थर्ड वीडियो की, ठीक। आगे हम फोर्थ और फिफ्थ में एक और देखेंगे, उसके बाद से नेशनल इवेंट खत्म हो जाएगा, ठीक। अब मैं बताऊं तो आपको 40 घंटे भी, 50 घंटे भी सिर्फ यही पढ़ाया जा सकता है, फिर भी नेशनल इवेंट खत्म नहीं होगा आपका। तो मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा वो आपको पढ़ाया, ठीक। अब आपके ऊपर, आपको डिसाइड करना है, रिस्क लेना है आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल यहीं से आएगा सब कुछ, लेकिन हमारा टारगेट है कि, टारगेट क्या, होप है कि 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। तो फिर से आप एक बार फिर से मैं सेल कर देता हूँ, कुछ सेल करना है मुझे, बेचना है मुझे, 99 रुपीज़ है आपको। ऑब्वियसली बेचना क्या, ये तो कहने की बात है, पर MCQ आप स्टार्ट करेंगे, अर्ली स्टार्ट करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, पूरा डिटेल सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ, और 15 MCQ है, हिंदी में, इंग्लिश में, पेपर 2 के लिए, पेपर 1 के लिए भी, इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों है, ठीक। जाइए परचेज़ करिए, गूगल प्ले पे हमारा ये ऐप मिलेगा आपको, सिलेक्ट सिविल्स, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ओके। उलगुलान बैच, अगर GS पेपर 2 की आपको कंप्लीट तैयारी करनी है तो वीडियो वगैरह है, ई स्टाइल, ई बुक है, मेंटरशिप है, और तमाम तरीके की चीज़ें हैं, ठीक। उसी तरीके से मेंस की तैयारी करना है, मेंस के लिए MCQ मतलब क्वेश्चन जो है मंथन है, संपूर्ण है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है। फिर कहाँ पे? गूगल प्ले, सिलेक्ट सिविल्स, और एक लास्ट बार मैं कहूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक, अगर करना चाहें तो, ओके।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।